बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको विदित है कि जो भूगोल की दृष्टि से जो विश्वविद्यालय परीक्षा होती हैं उनके अंतर्गत भौगोलिक प्रक्रमों के तहत जो पवन का कार्य एवं बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनका टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज की जो क्लास है वो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पवन के जो कार्य हैं उसके बारे में विवेचना करेंगे। पवन या बहती हुई जो हवा होती है उसका कार्य ज़्यादातर या मुख्य रूप से विश्व के उन भागों में दृष्टिगोचर होता है जहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियाँ अर्थात मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। और पवन का जो कार्य है उसको 3 भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पवन का अपरदनात्मक कार्य, नंबर 2 पवन का परिवहन कार्य और नंबर 3 पवन का निक्षेपात्मक कार्य। तो पिछली क्लासों में पवन के कार्यों के अंतर्गत हमने पवन का अपरदनात्मक कार्य पढ़ा था और उससे बनने वाली स्थलाकृतियों की विवेचना की थी। आज की क्लास में मुख्य रूप से हम पवन के परिवहन कार्य की विवेचना करेंगे। दोबारा पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, पवन के जो कार्य हैं वो ज़्यादातर विश्व के उन भागों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात मरुस्थलीय दशाओं का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं वहाँ पवन निर्बाध रूप से बहती है और अपने कार्यों को करती है। तो पवन के कार्य 3 प्रकार के माने गए हैं, पवन का अपरदनात्मक कार्य, पवन का परिवहन कार्य और पवन का निक्षेपण कार्य। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पवन का परिवहन कार्य की बात करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमें पवन के अपरदनात्मक कार्य और अपरदनात्मक कार्य के द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है, जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप हेडिंग डालिए पवन का परिवहन कार्य। पवन का परिवहन कार्य अनिश्चित होता है क्योंकि पवन की दिशा निश्चित नहीं होती। पवन द्वारा परिवहन कार्य बहुदिशीय होता है। देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि पवन का जो परिवहन कार्य होता है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। क्योंकि आपको पता है कि पवन की जो बहने की दिशा होती है वो कभी भी निश्चित नहीं है। आपने देखा होगा शाम को पवन पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है तो पता चला सुबह के टाइम पश्चिम से पुनः पूरब की ओर बह रही है, कभी उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर। इसी के कारण पवन का जो परिवहन कार्य है, जो पवन ढोने का काम करती है, वो बहुदिशीय होता है, अर्थात बहुआयामी होता है, कभी पूरब में कभी पश्चिम में कभी उत्तर में कभी दक्षिण में। तो पवन का कार्य अनिश्चित प्रकृति का होता है। पवन का परिवहन कार्य मुख्य रूप से निम्न विधियों द्वारा संपादित होता है। तो पवन का जो कार्य है उसके जो होने की जो प्रक्रिया है वो निम्न रूपों में होती है। नंबर 1 निलंबन, जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं, या लटक करके पवन के साथ लटक करके कण बहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। दूसरा है लुढ़क कर, जिसको साल्टेशन बोलते हैं, कि पवन जब तेज गति से बहती है तो उसके साथ कण को लुढ़कते हुए चलते हैं। और तीसरी जो प्रक्रिया है या तीसरा जो विधि है वो है कर्षण या खिंचकर या ट्रैक्शन। तो लुढ़कने से कई बार खिंचकर के कण चलते हैं, उसको ट्रैक्शन कर्षण कहा जाता है। तो ये आपका पवन का कार्य आपकी समझ में आ गया होगा। पुनः हम बात करें तो पवन का कार्य अधिकतर पवन का कार्य अनिश्चित प्रकृति का होता है, क्योंकि पवन की दिशा जब निश्चित नहीं होती तो इसी वजह से पवन की दिशा की अनिश्चितता की वजह से पवन का जो कार्य है वो अनिश्चित प्रकृति का है। पवन का परिवहन कार्य कभी पूरब की ओर कभी पश्चिम की ओर कभी उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर अर्थात बहुदिशी रूप में संपादित होता है। अब तीसरा जो पवन का कार्य है वो उसका रूप है पवन का निक्षेपात्मक कार्य। पवन का निक्षेपण कार्य, निक्षेपण कार्य है जैसे देखिए पवन अपर्दन करती है, पवन जब तेज गति से बहती है तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर वो चलते हैं, यंत्र की भांति कार्य करते हैं, तो चट्टानों को रगड़ करके और अपर्दित करके जो मलबा है उसको अपने साथ ढो करके ले जाती हैं, जिसका परिवहन करती हैं। तो अपर्दन और परिवहन। अब तीसरी बात आती है, जब पवन बहते हुए रूप में अगर किसी सामग्री को परिवहन कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं छोड़ती है, अर्थात निक्षेपण भी करती है। तो बहती हुई हवा जो अपने साथ उसके साथ जो मिट्टी के कण धूल कंकड़ इत्यादि बह करके चलते हैं उनका जो जमाव करती है वही उसका निक्षेपात्मक कार्य
कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन का निक्षेपण कार्य अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पवन अपने निक्षेपण कार्य से रेत का जमाव करके अनेक स्थलाकृति विकसित करती हैं। निक्षेपण कार्य निम्न दशाओं द्वारा प्रभावित होता है। जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, आपने अगर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर उन क्षेत्रों में गए हों तो जब गर्मियों में तेज गति से पवन चलती है तो अपने साथ उड़ा करके लेके जाती है रेत को और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव करती है। तो जमाव जो करती है वही उसका जमाव कार्य बोल सकते हो या उसको निक्षेपात्मक कार्य बोल सकते हो। पवन का निक्षेपात्मक कार्य अनेक रूपों में या अनेक प्रकार से प्रभावित होता है। उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्न है। जैसे पवन का वेग, ये सीधी सी बात है कि जब पवन का वेग तेज होगा तो पवन का परिवहन कार्य अच्छा होगा, और परिवहन कार्य अच्छा होगा तो उसके साथ जो सामग्री चलेगी उड़ करके उसका जमाव होगा। तो निक्षेपात्मक कार्य पवन के वेग से प्रभावित होता है। नंबर 2, रेत की अधिकता। रेत की अधिकता कि जिन क्षेत्रों में रेत अधिक होती है, पवन की गति तेज होती है, तो वहां पर ही उसका निक्षेपात्मक कार्य देखा जाता है। तीसरा है पवन मार्ग में आने वाले अवरोध। जैसे पवन अगर तेज गति से बह रही है, अपने साथ रेत भी लेकर के चल रही है, लेकिन उसके साथ जब व्यवधान आता है सामने तो रुकावट आती है, तो उसकी गति में अवरोध होता है और अपने साथ जो उड़ा करके या परिवहन करके जो सामग्री लेके आ रही है उसका जमाव करती है। इसी प्रकार से निर्माण के लिए उचित स्थान। अब कई बार जैसे अगर कोई झाड़ी बीच में आ जाए तो झाड़ी के एक तरफ पवन अपने निक्षेपण कार्य से अनेक प्रकार के स्थल रूपों की रचना करती है। तो इस प्रकार से पवन के निक्षेपात्मक कार्य को जो प्रभावित करने वाले जो तथ्य हैं या कारक हैं उसमें पवन का वेग नंबर 1, नंबर 2 रेत की अधिकता, नंबर 3 पवन मार्ग में आने वाले अवरोध, नंबर 4 निर्माण के लिए उचित स्थान। तो ये आपका पवन का निक्षेपात्मक कार्य हुआ। अब बात आती है पवन का जो निक्षेपात्मक कार्य होता है उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। पवन का निक्षेपात्मक कार्य से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अर्थात प्रमुख निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन कौन सी हैं। जैसे नंबर 1 लोयस। लोयस पवन के द्वारा बनने वाली प्रमुख निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। नंबर 2 लोयस के अलावा जो स्थलाकृति जो बनती हैं उनको अपन बोल सकते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं। उर्मी का चिन्ह। तो लोयस, बालू का स्तूप और उर्मी का चिन्ह ये प्रमुख टोपोग्राफी हैं जो पवन के कार्य से बनती हैं या उनका निर्माण होता है। तो अगली क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यूटी बनाते हुए इसी टॉपिक को लगातार पढ़ेंगे और उसके निक्षेपात्मक जो कार्य हैं उनके बारे में बनने वाली स्थलाकृतियों की बात करेंगे।